Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Palkishore from Department of Biotechnology, and in today's class we're going to study about risk and risk analysis in food safety. Now let's see the contents. Risk in food processing, second risk analysis, next risk analysis framework, next risk assessment, next risk मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज रिस्क कम्युनिकेशन। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हज़ार्ड एक फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल फैक्टर या एजेंट होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को रिस्क होता है। तो जब ये हज़ार्ड फूड में मिल जाते हैं और ह्यूमन फूड को कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद ह्यूमन बॉडी में कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो जो हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है वही कहलाता है रिस्क। यानी कि हज़ार्ड के फूड में मिल जाने के कारण जब ह्यूमंस उस फूड को कंज्यूम करते हैं और उनकी वजह से उनमें फूड बॉर्न इलनेस कॉज होती है, तो वो जो फूड बॉर्न इलनेस कॉज हुई है दैट इज़ द रिस्क। ठीक है, एक प्रॉपर डेफिनेशन में कह सकते हैं अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेशनल ऑफ हज़ार्ड एंड फूड रिस्क। अब बात करते हैं हम रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस होता है एक माप, ठीक है, एक मापन की प्रक्रिया होती है जिसमें हज़ार्ड किस टाइप का है, उस हज़ार्ड कौन से लेवल पे है, हज़ार्ड के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, कौन कौन से रिस्क होते हैं, उस रिस्क को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी उसके लिए पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं, उस रिस्क के बारे में लोगों को कैसे बताया जा सकता है। ये सभी जो प्रक्रिया होती है रिस्क को कंट्रोल करने की, वो सभी प्रक्रिया रिस्क एनालिसिस के अंतर्गत आती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि रिस्क एनालिसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिस्क को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और उससे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिस्क एनालिसिस के जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो रिस्क एनालिसिस 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है। पहला होता है रिस्क असेसमेंट, दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज रिस्क कम्युनिकेशन। ये तीनों एलिमेंट को फॉलो कर रिस्क एनालिसिस किया जाता है और रिस्क को कम किया जाता है या रिस्क को प्रिवेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिस्क असेसमेंट। इसका अर्थ होता है रिस्क का मूल्यांकन या फिर आकलन करना। ठीक है, इसके द्वारा हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे होने वाले जो रिस्क होते हैं उसको एस्टिमेट किया जाता है, उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। यह एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है हज़ार्ड कैरेक्टराइजेशन, तीसरा होता है एक्सपोजर असेसमेंट और चौथा होता है रिस्क कैरेक्टराइजेशन, यानी रिस्क को पहचानना। इस तरीके से इन चारों एलिमेंट के द्वारा रिस्क असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है, हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो बायोलॉजिकल है कि केमिकल है कि फिजिकल एजेंट है। ठीक है, और वह फूड में होने पर किस तरीके के फूड में पाया जाता है, किस तरीके के फूड में प्रेजेंट है और उससे किस तरीके के हेल्थ इफ़ेक्ट वहाँ पे हो सकते हैं, यह हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आता है, यानी हज़ार्ड को पहचानना। ठीक है, उसके बाद आता है हज़ार्ड कैरेक्टराइजेशन। हज़ार्ड के अंतर्गत जो हज़ार्ड प्रेजेंट है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, उससे किस तरीके का हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया किस तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उस बैक्टीरिया से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो जो फिजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, उसकी वजह से किस तरीके का हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, उसका नेचर किस तरीके का हो सकता है, इस बारे में कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सपोजर असेसमेंट। ठीक है, इवैल्यूएट द लेवल ऑफ हज़ार्डियस एजेंट इन फूड एट द टाइम ऑफ कंजप्शन। यानी कि जब फूड को कंज्यूम किया जाता है, जब उसको खुद को इनटेक किया जाता है, लिया जाता है, खाया जाता है, तो उस
हज़ार्ड का कौन से लेवल का हज़ार्ड है, वो फिजिकल हज़ार्ड है, लेवल 1 हज़ार्ड है, उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेवल 2 हज़ार्ड है, स्मॉल इफेक्ट होगा। लेवल 3 हज़ार्ड है, लेवल 4 हज़ार्ड है। जितना ज़्यादा लेवल, हाई लेवल का हज़ार्ड होगा उतना ज़्यादा वो हेल्थ इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो इस एक्सपोजर असेसमेंट के द्वारा ये हम इवेलुएट करते हैं, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल के हज़ार्ड से किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके का रिस्क वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये हम करते हैं एक्सपोजर असेसमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है रिस्क कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, रिस्क कैरेक्टराइजेशन में हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, हज़ार्ड कैरेक्टराइजेशन और एक्सपोजर असेसमेंट के द्वारा फूड के कारण, जिस फूड में हज़ार्ड मिला हुआ है उस फूड के कारण कितना ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, कितने ज़्यादा लोगों में, एक लिमिटेड एक सैंपल के तौर पर 100 लोगों के बीच में इस चीज़ को ट्राई किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम उस हज़ार्ड के कारण किस तरीके का रिस्क पैदा हो रहा है, कितने लोगों में किस तरीके का रिस्क पैदा हो रहा है, उस रिस्क को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है। लेवल 1 की वजह से कौन सा कितना रिस्क हो रहा है, लेवल 2 की वजह से कौन सा रिस्क हो रहा है, किस हद तक का रिस्क हो रहा है। तो ये सब हम रिस्क कैरेक्टराइजेशन के द्वारा करते हैं, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा रिस्क को कम करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेजिस्लेशन यानी कि नियम बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और गाइडलाइन बनाए जाते हैं। यानी कि फूड प्रिपरेशन के टाइम कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए, किस तरह के नियम फॉलो करने चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे फूड को बनाना चाहिए और कौन सी प्रोसेस यानी कि गाइडलाइन के द्वारा फूड को प्रिपेयर करना चाहिए, यह रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ताकि रिस्क को कम किया जा सके। इसका सबसे मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है फूड में रिस्क को कंट्रोल करना, जिससे कि जो पब्लिक की हेल्थ है, जो हेल्थ रिस्क है, उसको वहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है किस तरीके से जो रिस्क मैनेजमेंट है काम करता है, कितने लेवल तक का काम किस तरीके के लेवल का काम करता है, किस तरीके से उसमें मैनेज होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो हम इस फ्रेमवर्क में जानेंगे। तो सबसे पहले इस फ्रेमवर्क में आता है रिस्क एवोल्यूशन मतलब रिस्क का मूल्यांकन करना। ठीक है, हमने पहले रिस्क असेसमेंट में जान लिया है कि हमारा हज़ार्ड कौन सा है, हज़ार्ड की वजह से किस तरीके का रिस्क हो रहा है, रिस्क का कैरेक्टराइजेशन किया है। अब ये सब करने के बाद रिस्क का एवोल्यूशन करते हैं, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करते हैं कि रिस्क होने के बाद किस तरीके के खतरे हो रहे हैं, किस लेवल तक का खतरा हो रहा है, हाई लेवल है, लो लेवल है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम रिस्क एवोल्यूशन के द्वारा जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क का प्रबंधन करना। ठीक है, प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाएगा। मैनेज करने का मतलब होता है हम रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का फूड स्टैंडर्ड होना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, प्लस इसके लिए जो गाइडलाइंस चाहिए यानी कि उसकी प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। यानी रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है ऐसे नियमों और गाइडलाइंस का वहाँ पर जनरेट करना, प्रोसीजर को जनरेट करना, जिससे कि रिस्क का जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़, जो लेजिस्लेशन, जो स्टैंडर्ड्स, जो गाइडलाइंस बनाए गए थे, उन सभी को इम्प्लांटेशन करना हर एक फूड एलिमेंट के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर कोई बेवरेज बनाने वाली यानी कि लिक्विड भोज्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके लिए कैसे गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसको किस तरीके से इम्प्लांट करना चाहिए जिससे कि रिस्क कम से कम हो सके। अगर कोई सॉलिड फूड बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। HACCP हज़ार्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के द्वारा उसे किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, उन सभी को यहाँ पर इम्प्लांटेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनिटर एंड रिव्यू। गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स के फॉलो होने के पश्चात जितने भी डाटा वहाँ पे बन रहे हैं उन सभी को मॉनिटरिंग की जाती है कि हेल्थ रिस्क कितना हो रहा है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने के बाद किस तरीके का हेल्थ इफ़ेक्ट आएगा, किस तरीके का रिस्क हो रहा है, किस लेवल का रिस्क हो रहा है, उन सभी की वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग करने के पश्चात अब उसके बारे में रिव्यू दिया जाता है। रिव्यू किन के द्वारा दिया जाता है? जो उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है कि रिस्क कितना कम वहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं हम रिस्क कम्युनिकेशन की। रिस्क कम्युनिकेशन के द्वारा जो रिस्क एनालिसिस के अंतर्गत जितने लोग थे, यानी कि रिस्क के जो मैनेजर्स थे, रिस्क जो कम करने के लिए जो मैनेजमेंट बना था, वो जो कंज्यूमर थे, वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी रिस्क को कम करने के लिए अपने ओपिनियन और अपने इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अपने जो रिव्यूज़ हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं रिस्क के बारे में, यानी कि किस तरीके का रिस्क होता है, उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट, उसके लिए जो जिम्मेदार एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने से क्या होता है, जो रिस्क होता है वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे कम हो सकता है। ये भी रिस्क एनालिसिस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिस्क को कम किया जाता है। अब बात करते हैं हम गोल्स ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले आता है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक इशू अंडर द कंसिडरेशन। ठीक है, यानी किस चीज़ से आपको रिस्क वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट का जो डिसीजन था वो कितना ज़्यादा उसका स्पष्टता है, कितने ज़्यादा वो अच्छे हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर रिस्क कम्युनिकेशन को द्वारा एक दूसरे को बताना। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस के द्वारा यानी कि हज़ार्ड के बारे में, रिस्क के बारे में, ये सभी के बारे में बताकर और उसको कितना ज़्यादा उसको कम किया जा सकता है, उसकी एफिशिएंसी और कितनी कम कर सकती है, उसका इफ़ेक्टिवनेस को कितना कम किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, ये इसके द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आता है contribute to development and delivery of information and education when used a risk management option। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन के द्वारा जो रिस्क के लिए जो पैमाने तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को बताना ताकि उसको फॉलो करके लोग रिस्क को जितना हो सके उतना कम कर सकें। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन फूड इन द सेफ्टी ऑफ फूड सप्लाई। ठीक है, लोगों को ये यकीन दिलाना कि जो फूड उनको सप्लाई किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। जो कि हम रिस्क के बारे में बता रहे हैं, उससे बचने के तरीके बता रहे हैं, किस तरीके से बनाया गया है जिससे रिस्क नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें हम पब्लिक को अगर बता रहे हैं तो उसका जो ट्रस्ट है वो फूड सप्लाई पे ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, उसके बाद वर्किंग रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग ऑल पार्टिसिपेंट। फूड प्रिपेयर करने के लिए हर एक लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उनको मैनेज करना रिस्क कम्युनिकेशन के द्वारा। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट पार्टी इन रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क एनालिसिस के अंतर्गत जितने लोग भी रिस्क को कम करने में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी के बीच में रिस्क कम्युनिकेशन करना। ठीक है, उसके बाद है लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना ताकि रिस्क को और ज़्यादा कम किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।